जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र कवर किए थे, जिसमें हमने आर्टिकल 1 to 4 को पढ़ा था। आज हम भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें हमें नागरिकता पढ़नी है, उसे देखेंगे। नागरिकता देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी देश में कितने तरह के लोग रहते हैं। तो किसी भी देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला पर्सन, दूसरा सिटीज़न और तीसरा माइनॉरिटीज़। पर्सन, किसी भी देश में रहने वाले लोग पर्सन होते हैं। यदि वहाँ विदेश से भी कोई लोग रह रहे हैं तो उसे हम पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरे, उन्हीं पर्सन्स में से कुछ ऐसे लोग या ज़्यादातर ऐसे लोग जिनके पास कुछ नॉर्मली राइट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ छूट होती है, ठीक है, तो उसे हम सिटीज़न कहते हैं। उन्हीं सिटीज़न में से अगर हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को निकाल लेते हैं जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ स्पेसिफिक राइट्स मिले होते हैं, तो उन्हें हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। या उन्हीं सिटीज़न में से, टोटल सिटीज़न में से ऐसे लोग जिनकी संख्या केवल 10% है, तो उन्हें हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं नागरिकता। तो नागरिकता क्या होता है? नागरिकता बेसिकली एक राइट है, एक अधिकार है जो उस देश के व्यक्ति को मिलता है, जिससे उसे कई प्रकार की छूट मिलती हैं, या कह लीजिए सभी प्रकार की छूट मिलती हैं उस देश में, जो कि किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। जैसे कि आपके पास, हमारे पास आधार कार्ड है, ये एक सर्टिफिकेट है किसका? नागरिकता का। पैन कार्ड है, सर्टिफिकेट है किसका? नागरिकता का। इसका मतलब है यदि हमारे पास आधार कार्ड है तो हम इस देश के नागरिक हैं। यदि हमारे पास पैन कार्ड है तो हम इस देश के नागरिक हैं। यदि हमारे पास राशन कार्ड है तो हम इस देश के नागरिक हैं। यदि हमारा बैंक अकाउंट है तो हम, इसका मतलब है कि हम इस देश के नागरिक हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस देश का नागरिक होने का मतलब हम इस देश में पाई जाने वाली सारी सुख सुविधाओं को ले सकते हैं, ठीक है। हम इस देश के अगर नागरिक हैं तो किसी भी चुनाव में मतलब लड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम विधायक बन सकते हैं, हम प्रधान बन सकते हैं, हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी बड़ी पोस्ट पर हम जॉब कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी देश में उन व्यक्तियों के पास नागरिकता होनी चाहिए। यानी अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है उस देश के प्रति, कि आपको उस देश के लोगों को हमेशा बंधुता में जोड़ कर रखना है। ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे पढ़ेंगे, भाग 4 का काम है। अभी हम लोग मेनली फोकस करते हैं नागरिकता में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नागरिकता का कितना बड़ा यूज है। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत का संविधान लिखा भी जा रहा था और भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत में बड़ी विपरीत दशा कि भारत टूट गया और पाकिस्तान का जन्म भी हो गया। इस समय लोगों में बड़ी अफरा तफरी थी, देश में चारों ओर भागम भाग, इधर उधर। इस बीच में ये नहीं समझ में आ रहा था कि किसे नागरिक बनाया जाए देश का, किसे नागरिक ना बनाया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने बड़ा ही सोच समझकर संविधान में बहुत ही थोड़ी सी चर्चा की है नागरिकता की, और इसके लिए संविधान निर्माताओं ने पावर दे दी कि नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून अगर बनाएंगे तो वो इंडियन पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो संसद को ये पावर दी गई संविधान के द्वारा कि संसद समय के अनुसार जैसी ज़रूरतें रहेंगी उस हिसाब से नागरिकता पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ये कि संविधान में नागरिकता के लिए क्या क्या लिखा है। उसके बाद पढ़ेंगे कि संसद ने कैसे कानून बनाया और आज तक 2025 तक कैसे हम, अगर किसी देश की नागरिकता, भारत देश की अगर हम नागरिकता लेना चाहते हैं, हमारे पास पता करना चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं, तो इससे कैसे पता करते हैं। तो पहले हम संविधान में क्या क्या लिखा है नागरिकता के लिए वो पढ़ते हैं। तो संविधान में भाग 2 है, उसमें नागरिकता की चर्चा है। यानी आप समझ रहे हैं, भाग 2 यानी चैप्टर है इस संविधान का, जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है नागरिकता, और नागरिकता को इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। अब हमने भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ा था, तो यहाँ अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ना पड़ेगा। यानी स्टार्ट होगा 5 से लेकर और ख़त्म होगा 11 पर जाके। तो आर्टिकल 5 में कहता है प्रारंभ में नागरिकता। अब प्रारंभ में मतलब कब से प्रारंभ? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 से। तो क्या कंडीशन रखी गई? तो भारत देश की नागरिकता उसी व्यक्ति के पास होगी जो ये 3 शर्तों में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करता होगा। ये 3 कंडीशन क्या थे? सबसे पहली कंडीशन ये थी कि यदि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वो यहाँ की नागरिकता लेगा, यानी वो एक भारतीय नागरिक होगा।
अगर ये भी नहीं है, यदि उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन यदि उस व्यक्ति के माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ है तो इसका मतलब है कि वो भारत का नागरिक है। तीसरी कंडीशन क्या रखी गई, मान लीजिए अगर ये कंडीशन भी नहीं फॉलो होती है, ना उसका जन्म भारत में हुआ हो, ना ही उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले तक अगर वो साधारण रूप से भारत में निवास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। तो ये आर्टिकल 5 क्या कहता है, तो आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता से मतलब है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 को से 3 कंडीशन रखी गई कि कौन भारत का नागरिक होगा। तो पहला, यदि किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा, यदि उसका जन्म ना होकर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भी अगर भारत में हुआ है तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तीसरा, ये दोनों चीज़ें नहीं है तो तीसरा, यदि संविधान लागू होने के यानी 1950 से पहले अगर वो कम से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा है, भारत में निवास कर रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 5 समझ लिया। अब आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 समझना है। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 समझने से पहले ये समझते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को बांट दिया, ठीक है, तो इससे बढ़ने से लोगों को तो दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को ही हुई। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया, दोनों देश के लोगों ने। किसी की ज़मीन उधर रह गई पाकिस्तान की तरफ, तो किसी का घर इधर रह गया, किसी का खेत पाकिस्तान में है तो किसी के लोग पूरा परिवार इंडिया में रह रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं काफ़ी हुई, लोग भाग मतलब कि इधर से उधर अफरा तफरी मची हुई थी, देश पूरा मतलब बेहाल था इस चीज़ को अगर आपको देखना है तो आप गदर मूवी देख सकते हैं, उसमें इस सीन को अच्छे से दिखाया गया। ठीक है, तो देश में बड़ी दिक्कत थी। तो अब ये कैसे समझा जाए, कोई भी पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है या यहाँ के लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, भारत के लोग, तो कैसे समझा जाए कि किसे हम भारत का नागरिक समझें या किसे हम भारत की नागरिकता दें। तो इसके लिए एक जनरल कानून बना दिया गया, कब कि अगर कोई व्यक्ति, आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आता है, कब 19 जुलाई 1948 यानी 19 जुलाई 1948 से पहले तक अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तब तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है तो हम उसे भारत की नागरिकता देंगे, लेकिन उसे कुछ कंडीशंस होंगी कि अब वो भारत छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आज नागरिकता ले लिया कल फिर कह दिया कि हम जा रहे हैं। तो इसीलिए तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि जब अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा, कब 19 जुलाई 1948 यानी देश की आज़ादी के 1 साल बाद, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर पहले आता है तो पहले का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो बता देगा कि हम भारत के नागरिक हैं, भले वो पाकिस्तान से आया हो, तो इसके लिए कोई बात नहीं कहेगी। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद भी लगभग 6 महीने तक का समय लगेगा, तब जाके आप भारत के नागरिक बनेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में यही कहा गया है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसे कैसे नागरिकता मिलेगी, तो उसे 6 महीने तक का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन कब से, 19 जुलाई 1948 के बाद से, उसके पहले से नहीं। उसके पहले से अगर कोई व्यक्ति आया होगा तो कोई चीज़ नहीं। इसी डेट से ही दोनों देशों में क्या लागू हो गया, परमिट सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे, ठीक है, इसे परमिट रूल भी कहा जाता है, इसका नाम परमिट सिस्टम है। ठीक है, तो परमिट रूल कब से लागू हुआ, 19 जुलाई 1948 में, दोनों देशों की तरफ से, कि अब कौन भारत में रहेगा और अब कौन पाकिस्तान में रहेगा। तो पाकिस्तान से भारत में उन्हीं को नागरिकता, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों में उन्हीं को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 1948 के बाद भारत में आए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और 6 महीने तक भारत में रहे हैं, तभी उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब समझते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में अब देश में तो समस्या थी, अब कुछ लोग कहाँ जा रहे थे, भारत से पाकिस्तान भी जा रहे थे। तो इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है और फिर पाकिस्तान से भारत आता है, यानी अब जानते हैं ऐसा देश है कि वहाँ कोई रह ही नहीं पाएगा, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गए। अब ऐसे थोड़ी है कि जो वहाँ बस थे वो खराब ही थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान में ही रहने वाले थे, मिल्खा सिंह पाकिस्तान के ही थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के थे, गुरु नानक देव पाकिस्तान के ही थे। तो ऐसा थोड़ी है उस देश में रहने वाले, उस देश को गंदा कर दिया वहाँ के लोगों ने, नहीं तो वो हमारा ही तो पार्ट था। ठीक है, तो ये बताया गया कि यदि कोई 1 मार्च 1947 के पहले इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गया और पाकिस्तान छोड़कर फिर भारत चला है,
तो उसे नागरिकता की कोई दिक्कत नहीं, उसे नागरिकता तो मिल जाएगी क्योंकि वो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के 1 मार्च 19 यानी कि देश की आज़ादी के लगभग 5-6 महीने पहले अगर आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर आते हैं इंडिया, तो आपको भी आर्टिकल 6 की तरह भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखिए। आर्टिकल 6 कहता है कि जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे परमिट रूल लागू होने से पहले यानी 19 जुलाई 1948 के पहले आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इस डेट के बाद अगर कोई आता है तो उसे 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी वो भारत का नागरिक बन पाएगा। अब आर्टिकल 7 इन दोनों आर्टिकल को मात दे देता है। वो कहता है कि अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर इंडिया आए तो आपको फिर से 6 महीने का रजिस्ट्रेशन, अगर आप उसके पहले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 मार्च 1947 के बाद आए हैं भारत में, आपने ये कांड किया कि आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में फिर लड़खड़ाए, समझ गए कि इस देश का कुछ होने वाला नहीं है, चलो अपने भारत देश में ही, तो आप अगर इस डेट के बाद आते हैं 1 मार्च 1947 तक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा नाम पता देके कि अब हम इसी देश में रहेंगे, यानी कि भारत देश में रहेंगे और भारत देश के नागरिक बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके लिए कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। इस चीज़ को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मिल्खा भाग मूवी में ये सीन दिखाया गया है, कैसे उस समय डिवाइडेशन के समय रजिस्ट्रेशन करके ही लोगों को एक देश से दूसरे देश में मतलब माइग्रेंट होने से बचाया जाता था। ठीक है, अब आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 समझ लिया। अच्छा, ये डेट लागू कब से है कि अब 1 मार्च 1947 के बाद जो आएगा क्या हम उसे को मतलब उस पाकिस्तानी को क्या हम भारत की नागरिकता देंगे? तो ऐसा कुछ नहीं, ये डेट केवल इस डेट तक लागू रहेगी, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद से जो आए हैं और 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग आए हैं पाकिस्तान से, उन्हीं को भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो हमने पहले देख लिया आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में 3 तरह से प्रारंभ में नागरिकता दी गई है। कैसा? तो जन्म के आधार पर, उसके बाद अगर जन्म भारत में ना हुआ हो तो अगर उसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। इन दोनों में अगर कोई कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस डेट से अगर 5 साल पहले तक भी आप अगर भारत में निवास कर रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा कंडीशन, यदि आप डिवाइडेशन के बाद कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान से अगर भारत आते हैं तो आपको, अगर पाकिस्तान से भारत आए हैं तो 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भाई हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है तो क्या पता करेंगे कि वो पाकिस्तान का है कि भारत का। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराकर भारत में व्यतीत करना पड़ेगा, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से फिर भारत आता है तो उसे भी वही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, उसे भी भारत अपना नागरिक बनाएगा। इतना महान देश है, नहीं तो कह सकता था कि जब तुम्हें पाकिस्तान जाना था तो क्यों आए भारत, लेकिन ये महान देश, इसकी संस्कृति ऐसी है कि ये अतिथियों का हमेशा संस्कार करता है, वो तो अपन ही लोग थे। ठीक है, तो ये अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद भी भारत आते हैं, ठीक है, तो भारत आपको अपनी नागरिकता देगा, लेकिन आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 को दोनों देशों में परमिट रूल लागू हो गया था, इसी वजह से और इस डेट को याद रखना जरूरी समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल 8 के बारे में। अब आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है तो क्या उसकी नागरिकता भारत में बची रहेगी या खत्म हो जाएगी। तो आर्टिकल 8 में संविधान निर्माताओं ने साफ साफ बता दिया था कि जब कोई व्यक्ति 3 कंडीशन, शिक्षा के लिए कोई व्यक्ति पढ़ने गया है विदेश, अब्रॉड चले जाते हैं लोग, अमेरिका में या ब्रिटेन चले जाते हैं, या नौकरी करने, जैसे अरब वगैरह कंट्रीज़ में ज़्यादातर भारत के 55 लाख से ज़्यादा कारीगर, मेरे घर के भी कुछ लोग गए हुए हैं, किस पर्पज़ से? तो नौकरी के उद्देश्य से। या तीसरे लोग जिनके पास कुछ काम नहीं है, पर्यटन यानी घूमने के उद्देश्य से। तो 3 उद्देश्य यदि कोई विदेश जाते हैं, कौन कौन सा? शिक्षा, नौकरी या पर्यटन। यदि कोई व्यक्ति 3 उद्देश्य यानी शिक्षा, पर्यटन, नौकरी के उद्देश्य से विदेश जाता है तो भारत में उसकी नागरिकता नहीं खत्म हुई। ये कौन बताता है? आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में साफ साफ लिखा है कि शिक्षा, पर्यटन और नौकरी के उद्देश्य से जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता भारत में नहीं खत्म हुई। लेकिन आर्टिकल 9 वहीं पास कहता है यदि कोई व्यक्ति वहीं जाकर विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भारत में तुरंत उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो आर्टिकल 8 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश जाने पर नागरिकता नहीं खत्म होगी, लेकिन आपने
अगर विदेश की ही नागरिकता ले ली तो आपकी भारत में नागरिकता खत्म हो जाएगी, आर्टिकल 9 कहता है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल बहुत सिंपल है। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश जाएंगे तो आपकी अगर आप वहाँ की नागरिकता नहीं लेते हैं तो भारत में आपकी नागरिकता पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने गलती से भी विदेश की नागरिकता ले ली तो आपको भारत में नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप सानिया मिर्जा को ले सकते हैं। सानिया मिर्जा ने अपनी शादी की पाकिस्तान में शोएब मलिक से। अब वो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ रही और चूंकि उसने शादी किया है शोएब मलिक से तो उसे पाकिस्तान की भी नागरिकता मिल गई। तो देखिए वो वहाँ भी घूम सकती है, यहाँ भी, क्योंकि उसने वहाँ की नागरिकता नहीं ली, उसको नागरिकता मिल गई है अपने पति के हिसाब से। ठीक है, तो आप समझिए ये एग्जाम्पल बहुत सटीक बैठता है इसको बताने के लिए, आर्टिकल 8 बताने के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये कौन बताता है? आर्टिकल 8। लेकिन आर्टिकल 9 कहता है यदि आपने विदेश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 आर्टिकल 10 क्या कहता है? तो आर्टिकल 10 ये बताता है कि पूरे देश में किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है, संसद के अलावा, कि आपका संसद के पास भी यह अधिकार नहीं है कि आपकी नागरिकता छीन। लेकिन कब तक? जब तक आप देश में कोई देश विरोधी काम नहीं करते, देशद्रोह वाला काम नहीं करते, तब तक आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 10 में आपकी नागरिकता की क्या बताई है? सुरक्षा। क्वेश्चन पूछता है नागरिकता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में बताया? तो आर्टिकल 10 में। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बताता है कि हमारी नागरिकता हमसे कोई नहीं छीन सकता जब तक हम कोई देश विरोधी काम नहीं कर सकते। मान लीजिए हम यहाँ की कोई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे दें, ठीक है, अमेरिका को दे दें, तो इससे क्या होगा? हमने एक देशद्रोह का काम किया, इस वजह से हमारी नागरिकता छीन ली जा सकती है। आर्टिकल 10 संसद यूज करती है उस आर्टिकल का और हमारी नागरिकता को खत्म कर देगी। ठीक है, तो हमें कोई देशद्रोही काम नहीं करना है जिसके कारण हमारी नागरिकता खत्म हो जाए। अब समझते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 में बताया गया है कि अब जो भी ये नागरिकता पढ़ है, मान लीजिए आगे भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो नागरिकता में कोई भी कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? तो नागरिकता संबंधी कोई भी कानून जो बनाना होगा तो वो संसद बनाएगी। कौन? भारतीय संसद बनाएगी। तो आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून भारतीय संसद बनाएगी। और किसकी सिफारिश पर बनाएगी? तो गृह मंत्रालय की सिफारिश पर बनाएगी। याद रखिएगा, नागरिकता संबंधी कोई भी कानून भारतीय संसद गृह मंत्रालय की सिफारिश पर बनाएगी। ठीक, तो उम्मीद है सारे आर्टिकल हमने देख लिया, भाग 2 खत्म हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में बताया गया कि प्रारंभ में नागरिकता, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 में किसी व्यक्ति को कैसे नागरिकता प्राप्त होगी? तो 3 तरीके हैं उसके, 3 शर्तों के आधार पर। यदि उसका जन्म भारत में हो या उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो, या संविधान लागू होने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक वो भारत का निवासी रह चुका हो। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया कब? 19 जुलाई 1948 के पहले तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आया है भारत तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 महीने तक भारत में रुकना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि यदि 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से फिर भारत आता है तो उससे भी हम भारत की नागरिकता देंगे, लेकिन उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि वो बंदा 1 मार्च 1947 के पहले ही भारत छोड़कर चला गया तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद ही आए व्यक्ति को, जो पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से भारत आया, उसे ही भारत की नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 8 क्या कहता है? कि विदेश घूमने जाने से या हमें वहाँ एजुकेशन के लिए जाना हो या हमें वहाँ नौकरी के सिलसिले में जाना हो तो हमारी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन यदि हम गलती से भी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी नागरिकता तुरंत खत्म, भारत से आर्टिकल 10 में नागरिकों के नागरिकता की सुरक्षा बताई गई। यानी कि जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी संसद आपकी नागरिकता नहीं छीनेगी। लेकिन यदि आप कोई देश विरोधी काम कर देते हैं तो संसद बिना हिचकिचाहट के आपकी नागरिकता रद्द कर देगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है? तो आर्टिकल 11 बताता है कि संसद ही कानून बनाएगी नागरिकता संबंधी। यानी नागरिकता से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना है, उसमें कोई भी चेंज लाना है तो वो अधिकार किसके पास है? वो पावर या अधिकार संसद के पास है। और संसद किसकी सिफारिश पर नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी? तो संसद गृह मंत्रालय की सिफारिश पर नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। ठीक है, आर्टिकल 11 सिंपल से आप समझ लीजिए कि संसद ही है वो संस्था है जो नागरिकता से रिलेटेड कानून को बनाएगी और गृह मंत्रालय की सिफारिश पर बनाएगी। उम्मीद है आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे भारत में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और उसके तहत कैसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, कैसे विदेश के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, क्या होता है NRI, क्या होता है OCI, क्या होता है IPO। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।